नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। जैसे कि अब तक आप सभी को एक खास बात तो पता लगी गई होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिक्कर स्कैम केस के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हिरासत में लिया गया है। फिलहाल 6 दिन की कस्टडी मांगी गई है उनसे पूछताछ के लिए, उनसे सवाल जवाब के लिए। एक ऐसे ही इसी मामले संबंध में एक याचिका पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में। यह याचिका केंद्र सरकार की तरफ से लगाई गई है और केंद्र सरकार ने याचिका लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देखिए, आपने बीते दिनों एक आदेश दिया था। आदेश जो था वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही था। तो आपने आदेश में कहा था जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उस दौरान आपने यह कंपलसरी किया हुआ है कि ईडी उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के संबंध में या हिरासत में लिए जाने के संबंध में हर एक आरोप बताएगी। और आरोप सिर्फ मुंह से ही नहीं बताना है, आपको लिखित रूप में आरोप बताने होंगे। यह सभी बातें कंपलसरी है। तो केंद्र सरकार ने कहा है आगे कि देखिए, आप इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दीजिए, एक बार समीक्षा कीजिए पूरे मामले की, अपने फैसले की समीक्षा कीजिए। समीक्षा क्यों करनी है? तो केंद्र सरकार कह रही है कि देखिए, ईडी के काम में इससे बाधा उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो मान लीजिए आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो व्यक्ति को पता होगा कानून के बारे में, तो वह कहेगा कि मुझे पहले आधार बताइए। जब कभी भी आधार बताने होते हैं तो काम में दिक्कत आती है, अड़चन आती है और मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता। तो इसी वजह से यह ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इस फैसले की समीक्षा कीजिए और आप समीक्षा करके ईडी के लिए आदेश दे दीजिए कि जब कभी भी ईडी किसी व्यक्ति को हिरासत में लेगी तो उस दौरान उसको आरोप नहीं बताएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन देखी, सरकार के तर्कों को जाना समझा और जानने समझने कहा देखिए जी, पीएमएलए के तहत अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तो भाई आधार बताने ज़रूरी हैं, आधार लिखित रूप में बताने ज़रूरी हैं। और हमें नहीं लगता कि इस फैसले की समीक्षा होनी चाहिए, इसलिए हम आपकी जो पिटीशन है उस पिटीशन को खारिज कर देते हैं। ये केस का पूरी बात जो थी बिल्कुल ब्रीफ में थी, तो केस की पूरी बात आप लोगों ने समझी। अब समझते हैं थोड़ा विस्तृत रूप में पूरा का पूरा मामला। लेकिन मामला समझने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग एक प्रश्न को देख लीजिए। चीज़ें पता है तो कुछ नहीं, बस आंसर कमेंट कर दीजिए। नहीं पता तो अंत तक देखिए, आपको हर एक बार बता दी जाएगी। वहीं अपने मेंस के लिए नोट्स ज़रूर बना लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो। चलिए, अभी स्थिति आपको किस प्रकार से बताई मैंने। केंद्र सरकार की तरफ से याचिका पहुँची, कहा गया कि भाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मतलब जब कभी धन शोधन होता है तो उसको रोकने के लिए आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो लिखित आधार बताने ज़रूरी हैं। ऐसा आपने एक फैसला दिया था अक्टूबर 2023 में, तो बहुत अधिक पुराना फैसला नहीं है। अक्टूबर 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया था कि भाई आपको लिखित आधार बताने होंगे धन शोधन से संबंधित किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए। आज के समय में एक मामला बहुत अधिक टाइट यह भी चल रहा है देश भर में कि जब से अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद ईडी के ऊपर बहुत अधिक प्रश्न उठने लगे हैं, केंद्र सरकार पे भी प्रश्न उठने लगे हैं। ये सारा मामला काफ़ी दिक्कतों में अभी वर्तमान में चल भी रहा है। तो इनके साथ में भी ऐसी स्थिति, हालांकि चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन सभी मामला वही है कि दिल्ली का जो शराब घोटाला है, दिल्ली के शराब घोटाले के तहत ईडी ने प्रस्तुत किया है कि यही प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने ही शराब घोटाले की पूरी रणनीति निर्धारित की थी, पूरी योजना निर्धारित की थी और हर एक चीज़ निर्धारित करने के बाद इन्होंने अपने सभी सहयोगियों के साथ पूरा मामला व्यवस्था में लाया। यानी कि पूरा प्रोग्राम जो भी था उसकी इन्होंने जो भी प्लानिंग की थी पूरी प्लॉटिंग कर दी। हालांकि किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं थे इनके, क्योंकि इनके पास कोई मंत्रालय नहीं था। इन्होंने बस बाकी लोगों से काम कराया, जैसे कि सबसे पहले मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया गया जो उप मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के तहत वह सभी चीज़ें आ भी रही थी। अब इनको गिरफ्तार किया गया है, 6 दिन की हिरासत मांगी गई है प्रश्नों की पूछताछ के लिए, जांच पड़ताल के लिए। अभी देश भर में हम देख लें कि अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध किया जा रहा है गिरफ्तारी का। यह अपनी तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम ईमानदार पार्टी हैं, लेकिन सब चीज़ें नहीं पता। लेकिन कानून जिस प्रकार से कह रहा है वह बता रहा है कि अगर ये हिरासत में जाएंगे तो इनको ईडी पहले बताएगा कि आपके विरुद्ध ये आरोप हैं, इसी वजह से आप हमारे पास हैं। हालांकि देखने वाली बात एक यह भी है कि ईडी ने इनको 9वां समन भेजने के बाद हिरासत में लिया है। बैक टू बैक ईडी समन भेज रहा था, ये हमने देखा सबने लगातार, लेकिन इन्होंने एक भी बार जवाब नहीं दिया समन का, जिस वजह से अब 9वें समन के बाद में ये खुद पहुंचते हैं कोर्ट के पास और कहते हैं कि मैं ईडी के प्रश्नों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले कोर्ट मुझे संरक्षण दे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि आपसे आश्वासन मिलेगा तो चीज़ें होंगी। कोर्ट ने कहा कि आप क्यों नहीं गए,
यदि आप ईमानदार हैं, आपको कोई परेशान नहीं है, तो आप जाए प्रश्नों के जवाब दें। आपको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ही रख सकता है अपने पास में। इन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन बाद में रात को जब जांच होती है इनके घर में, तो फिर उस वजह से बाद में इनको हिरासत में ले लिया जाता है। अभी फ़िलहाल स्थिति गड़बड़ाई हुई है। तो इस प्रकार की थी ये केंद्र सरकार की पूरी पिटीशन के साथ ही मामले की सुनवाई होती है जस्टिस एएस बोपन्ना साहब और पीवी संजय कुमार साहब के द्वारा। न्यायमूर्ति यही हैं दोनों, इनकी ही पीठ ने पूरे मामले की सुनवाई की। क्या क्या चीज़ें आती हैं समझते हैं जरा एक बार। तो न्यायालय ने अपना पक्ष यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको गिरफ्तारी के लिए हिरासत में लिए जाने के आधार ज़रूर बताए जाए। यह हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान है। और संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 22(1) में पहले ही बताया गया है ये सभी चीज़ें कि व्यक्ति को कुछ मामलों में गिरफ्तारी से उसके लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो संरक्षण कैसे प्रदान किया जाएगा? अनुच्छेद 22 में भी साफ साफ स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे। उससे संबंधित जो भी वकील है जिसमें भी वह विश्वास रखता है उसे वकील से मिलने के लिए दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें पहले ही संविधान के तहत हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप किसी को गिरफ्तारी के आधार नहीं बता रहे हैं, यह तो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। वहीं अगर कभी भी धन शोधन मामले में कोई कार्रवाई ईडी कर रहा है तो अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहा है। धन शोधन मामले में पूरी कार्रवाई होती है PMLA के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसको 2002 में बनाया गया था। अब जब सारी कार्रवाई इसके तहत हो रही है तो आपको इस अधिनियम की धारा 19(1) को भी समझना ज़रूरी है। क्यों समझना है? क्योंकि इसकी जो धारा 19(1) है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी अधिकारी जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत हिरासत में लेगा तो ज़रूरी है कि आप लिखित रूप में पूरी सूचना देंगे व्यक्ति को। अब मान लीजिए आप अधिकारी हैं, आपको पता है कि सूचना देनी है, आप जिस व्यक्ति को हिरासत में ले रहे हैं, हिरासत में लेकर के आप उसको ओरली बता दे रहे हैं कि देखिए जी, आपके ऊपर शराब घोटाले का मामला है, आपके ऊपर चारा घोटाले का मामला है, आपके ऊपर सड़क घोटाले का मामला है, और आपने इतना कह करके व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। ये काम भी नहीं करना है, ये भी गलत है पूरी तरह से, ये भी आप समझिए। क्यों गलत है? क्योंकि जितनी भी बातें आप बताएंगे वह सब रिटर्न में होनी चाहिए, लिखित रूप में ही प्रस्तुत करनी है, ताकि व्यक्ति को पुख्ता तौर पे पता हो कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्या क्या मामला है। और मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके आधार पर ही बढ़ेगा। ये भी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट की गई है। क्लियर है? तो यहाँ पर न्यायालय ने खुद कहा कि मान लीजिए अगर कोई भी अधिकारी ओरली चीज़ों को प्रस्तुत कर दे रहा है तो इस स्थिति में यह अनुच्छेद 22 और PMLA एक्ट का सेक्शन 19 का अनुपालन नहीं होगा पूरी तरह से। ये भी आप समझिए। और हमारा देश संविधान से चलता है, कानूनों से चलता है, बातों से नहीं चलता है, ये भी आपको समझना होगा। तो यह चीज़ें इन्होंने यहाँ पर क्लियर की। इसके साथ ही केंद्र सरकार के लिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि पिछला फैसला जो आया था जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी के आधार बताना ज़रूरी है लिखित रूप में, उस वाले निर्णय में कोई भी त्रुटि नहीं है। त्रुटि नहीं तो इसका मतलब अब कोई भी समीक्षा भी नहीं की जाएगी, समीक्षा की कोई आवश्यकता है नहीं है। ये भी आप लोग समझ लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर खुद कोर्ट ने माना है कि हमारे देश में स्थिति अभी गड़बड़ाई हुई है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आरोपी को सिर्फ लिखित रूप में चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ जगह पर ऐसा है कि मौखिक रूप में चीज़ें बताई जाती हैं। ये गलत है। व्यवस्था एक रूप होनी चाहिए। जब कानून एक है, व्यवस्था एक है, तो हर जगह लिखित रूप में ही हर एक मामला प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह भी समझ लेना है आपको। तो चीज़ें क्लियर हैं, कैसे कैसे रहेगी व्यवस्था, जिसको भी हिरासत में लिया जाएगा चीज़ें बताई जाएंगी। इसके अलावा एक मामला था, उस मामले में जस्टिस बेल्ला एम त्रिवेदी साहब, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन्होंने सुनवाई की थी PMLA केस की, और यही सब बातें वहाँ भी चल रही थी कि गिरफ्तारी के आधार बताया जाना ज़रूरी है। तो इन्होंने एक खास बात जोड़ी। इन्होंने कहा कि देखिए, व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताया जाना तो ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको बताया जाएगा। लेकिन कई बार चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, चीज़ों को समय नहीं मिलता या व्यवस्थित नहीं रहता। तो यहाँ पर इन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको आप 24 घंटे के भीतर अगर उसके आरोप बताते हैं लिखित रूप में तो भी यह स्वीकार्य रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि तुरंत बताना है, आपके पास अवधि है। यदि आप इस व्यवस्था को, इस कानून को लागू करने के लिए, इन प्रावधानों को लागू करने के लिए 24 घंटे का समय लेते भी हैं तो भी ठीक है, पर 24 घंटे के अंदर लिखित रूप में बता दीजिएगा। ये ज़रूरी है और ये ऐसा ही होना चाहिए। अगर इतना होता है तो बिल्कुल ठीक रहेगा मामला। तो यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं।
याचिका खारिज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पर अडिग है कि व्यक्ति जो भी गिरफ्तार किया जा रहा है या हिरासत में लिया जा रहा है उसको आधार लिखित रूप में बताया जाना जरूरी है। किस किस अनुच्छेद के तहत क्या बात की गई है या कहां पर किस सेक्शन में क्या कहा गया, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट कैसा लग रहा है आपको? क्या वास्तव में ईडी को हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में आधार बताए जाने चाहिए या फिर जिस मर्जी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए? जरा एक बार पक्ष तो प्रस्तुत कीजिए अपना। थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग धन शोधन निवारण अधिनियम के बारे में भी, जिसको 2002 में संसद ने पारित किया था, लेकिन देश भर में यह 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। तब से आज तक व्यवस्था में बना हुआ है। इसे हमारी सरकार के द्वारा वियना कन्वेंशन जो दिसंबर 1988 में संपन्न हुआ था धन शोधन से संबंध में, उसके ही आधार पर तैयार किया गया था। यह उसके संपूरक ही है। इसके साथ ही यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि यहाँ पर ईडी को पूरा अधिकार मिला हुआ है, जब कभी भी वह पाए कि सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के द्वारा अवैध रूप से धन कमाया गया है या संपत्ति तैयार की गई है, तो उसे अधिकार है कि वह उस सब को जब्त कर ले। वहीं अगर कभी भी ईडी पाता है कि भाई ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है किसी भी रूप में घुमा फिराकर, या ब्लैक मनी तेजी से बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में, तो ये चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। अब चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई बड़ा ऑफिसर हो, सब इसके दायरे में आते हैं, कोई भी इससे नहीं बचता। इतना ही नहीं, इस अधिनियम के तहत हमारी देश की सभी वित्तीय संस्थाएं भी आती हैं, चाहे उसमें आरबीआई का नाम ही क्यों ना शामिल करना पड़े, सब शामिल है। सभी बैंक आते हैं, सभी म्यूचुअल फंड्स आते हैं, सभी बीमा कंपनियां और सभी वित्तीय मध्यस्थ। यह पूरा कानून इन सभी पे लागू होता है। कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग में पाया जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी बिना किसी भी रियायत के। चीज़ें क्लियर हैं? तो यह कुछ बात धन शोधन निवारण अधिनियम की आप लोग के सामने। तो जो प्रश्न शुरुआत में दिखाया था ये आप सब लोग के सामने है। जल्दी से आंसर इसका कमेंट कर दीजिए। चीज़ें कैसी लगी हैं ज़रूर बताइएगा, और बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर करना ना भूलें, सबके साथ साझा करें और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। हाँ, आपको प्रश्न का उत्तर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि ये सही रहा होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते जानते समझते आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन विदा दीजिए मुझे। हम लोग अगली वीडियो में कुछ नई बातें करेंगे, लेकिन आप सभी को हैप्पी होली संस्कृति परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच।